जय हिंद दोस्तों, सृष्टि स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक है बंदरगाह। बंदरगाह से हमेशा ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन सभी सवालों को जानने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं इससे कितना सवाल और कैसे कैसे सवाल बनता है। तो मुख्य रूप से बंदरगाह जो आपका होता है दो प्रकार का होता है, एक छोटा बंदरगाह होता है और एक बड़ा बंदरगाह होता है। बंदरगाह, छोटा बंदरगाह जो होता है उसकी निगरानी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और बड़ा बंदरगाह जो होता है उसकी निगरानी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। बड़ा बंदरगाह की कुल संख्या 13 है तथा छोटा बंदरगाह की संख्या लगभग 200 है। बंदरगाह को समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे सूची 3 है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तो ये बंदरगाह को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो चलिए हम उन तमाम क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका बंदरगाह मुख्य टॉपिक हुआ। बंदरगाह में दो तरह का होता है, एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह हुआ और दूसरा आपका कृत्रिम बंदरगाह हुआ। तो प्राकृतिक बंदरगाह उसे कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा खुद निर्माण किया जाता है, उसे प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और कृत्रिम बंदरगाह जिसे मानव अपने उपयोग के लिए अपने अनुसार उसको तैयार करता है, उसे कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। मतलब कृत्रिम कहने का मतलब मानव के द्वारा तैयार किया गया, और प्राकृतिक बंदरगाह कहने का मतलब प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया बंदरगाह है। तो ये आपका आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बंदरगाह को समवर्ती सूची में रखा गया है। बंदरगाह समवर्ती सूची में है। बंदरगाह मुख्य रूप से आपका दो प्रकार का है, एक बड़ा बंदरगाह और दूसरा छोटा बंदरगाह है। अब बड़ा बंदरगाह का नियंत्रण जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और छोटा बंदरगाह का नियंत्रण राज्य सरकार करती है। बड़ा बंदरगाह की कुल संख्या 13 है और छोटा बंदरगाह की कुल संख्या लगभग 200 है। तो ये 200 है, इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह छोटा छोटा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 200 पढ़ना जरूरी नहीं है। एक छोटा सा हम फिगर में देख लेते हैं इंडिया के मैप पर कि आपको बंदरगाह कहाँ पे कौन बंदरगाह को दर्शाया गया है। जैसे पूरा आपका इंडिया का फिगर है, ये आपका स्थलीय सीमा होता है और इधर से आपका जलीय सीमा। जलीय सीमा आपका गुजरात से लेकर के और ये आपका पश्चिम बंगाल तक भारत का जलीय सीमा लगता है। कहने का मतलब कि भारत का 9 राज्य जो है समुद्र से टच करता है। जैसे आपका ये गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये आपका पश्चिम बंगाल है। भारत का 9 राज्य है जो समुद्र से टच करता है। एक आपका इस साइड में अरब सागर हो जाता है और इस साइड में आपका बंगाल की खाड़ी हो जाता है और नीचे आपका हिंद महासागर हो जाता है। तो ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों महासागर से ही आपका टच करता है। तो ये आपका 9 राज्य हुआ जो सागर से टच करता है और इसमें 4 आपका होता है केंद्र शासित प्रदेश, वो भी समुद्र से टच करता है। जैसे एक पहला हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हुआ आपका लक्षद्वीप, तीसरा आपका होता है पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी बोला जाता है, पुडुचेरी। ये पुडुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है, एक आपका आंध्र प्रदेश में, एक आपका तमिलनाडु और आपका केरल में फैला हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि पुडुचेरी का भाग होता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कौन कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का भाग यन्नम के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में जो है पुडुचेरी का हिस्सा उसको कराईकल और पुडुचेरी कहा गया है। इसके बाद आपका केरल में है, केरल में माहे है। पुडुचेरी का 4 जिला है और पुडुचेरी 4 जिला में बटा हुआ है और ये 4 जिला आपका 3 राज्य में है। आपका तमिलनाडु में 2 है, एक आपका कराईकल और दूसरा आपका पुडुचेरी, और एक आपका केरल में है माहे और आंध्र प्रदेश में आपका
यह नम पड़ जाता है। तो ये चीज हुआ। तो आपका जलीय सीमा की कुल लंबाई, आपका कहने का मतलब कि भारत का जलीय सीमा की कुल लंबाई का अगर बात किया जाए तो 7,516 किलोमीटर हो जाता है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये दोनों को शामिल किया गया है। जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जिसमें कुल लंबाई का मतलब आंध्र प्रदेश भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है और आपका लक्षद्वीप भी आ जाता है। अब बात किया जाता है कि जलीय सीमा, भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितना है। तो मुख्य कहने का मतलब आ जाता है केवल राज्य, जो 9 राज्य समुद्र से टच करता है वही केवल मुख्य जलीय सीमा बनाती है। तो भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितना है, जलीय सीमा से जो लगता है, जलीय सीमा से लगने वाला 6,100 किलोमीटर है। तो ये चीज हुआ। तो भारत का 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र से टच करता है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब बंदरगाह के बारे में देखते हैं। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे आपका जैसे गुजरात के बाद का जो क्षेत्र आता है स्थलीय भाग होता है आपका। जैसे भारत का जलीय भाग की लंबाई आप देखें 7,516 किलोमीटर कुल, और मुख्य जलीय भाग की लंबाई होता है आपका 6,100 किलोमीटर। उसी तरह से आपका स्थलीय भाग की लंबाई है, आपका स्थलीय भाग की लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर हो जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाता है और जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई होता है 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि कहने का मतलब है आपका 9 राज्य ही आता है, उसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जो बंदरगाह है, जैसे बड़े बंदरगाह की संख्या 13, छोटे बंदरगाह की संख्या लगभग 200 है। तो हम बड़े बंदरगाह के बारे में आज पढ़ते हैं, देखते हैं बड़ा बंदरगाह कौन कौन है। तो मुख्य रूप से 6 बंदरगाह जो आपका अरब सागर की ओर है, और 6 बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी की ओर है, और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बंदरगाह है। तो 6, 12 और एक आपका कुल 13 बंदरगाह है। तो हम क्रम वाइज इसी को पढ़ेंगे। पहला आपका कांडला बंदरगाह गुजरात में है। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक आपका मुंबई बंदरगाह है, दूसरा आपका नन्हावा सेवा बंदरगाह है। ये चीज हुआ। आपका गोवा में एक बंदरगाह है मर्मुगांव, इसके बाद कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है, केरल में कोची बंदरगाह है, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। बड़ा बंदरगाह की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। एक आपका तूतीकोरिन बंदरगाह हुआ, दूसरा चेन्नई बंदरगाह हुआ, और तीसरा आपका एन्नौर बंदरगाह। तीनों आपका तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह जो हुआ आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, मुख्य रूप से तमिलनाडु में यह है। ये चीज हुआ। आंध्र प्रदेश में एक आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ठीक। उड़ीसा में एक पारादीप बंदरगाह है। फिर आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल जो हुआ उसमें कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह है। तो कोलकाता में आपका एक बंदरगाह हुआ, कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह एक ही है, ठीक है। तो ये आपका 6 इस साइड में हुआ, 6 इस साइड में, और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये आपका आज इसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम देखते हैं पहले कांडला बंदरगाह के बारे में। तो कांडला बंदरगाह के बारे में हम देख लेते हैं, इसमें खासियत क्या है। जैसे बंदरगाह हुआ बड़ा बंदरगाह में कांडला बंदरगाह से चालू होता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो राज्य गुजरात में स्थित है, और किस खाड़ी के समीप स्थित है, किस खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहने का मतलब कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए यहाँ से जो सवाल बनता है आपका, अब बनता है, ये तो स्थिति हो गया। अब इसमें इंपोर्टेंट सवाल बनता है, जैसे कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है। कांडला का नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम इसको दे दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की खासियत यह है कि यह एक मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र वाला बंदरगाह है, मतलब यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाता है, तो इसलिए इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कांडला बंदरगाह को कहा गया है। तो इसमें आपका खासियत में हुआ भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है, तो कांडला ही बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है।
ये चीज था कांडला बंदरगाह के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपका यहाँ गुजरात में पड़ता है, उसके जस्ट नीचे आपका मुंबई बंदरगाह है, फिर आपका नन्हावा शेवा बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह को देखते हैं। मुंबई बंदरगाह राज्य अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के लोकेशन अगर कहाँ है तो आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई शहर है वहीं पे स्थित है, समुद्र के तट के किनारे है। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आपका प्राकृतिक और कृत्रिम में आपका प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा खुद निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को ही कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। और सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से ही होता है। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा अगर भारत में ऑल करीब बड़ा बंदरगाह देखा जाए 13 बंदरगाह है, उसमें सबसे ज्यादा अगर व्यापार किसी बंदरगाह से होता है तो आपका मुंबई बंदरगाह से होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है मुंबई बंदरगाह से। ठीक है, तो हम मुंबई बंदरगाह के बारे में 3-4 तथ्य देखे। मुंबई बंदरगाह स्थिति महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसके बाद आपका भारत का प्रवेश द्वार के नाम से मुंबई बंदरगाह को जाना जाता है। और सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से होता है। अब आगे चलते हैं, हम नन्हावा शेवा बंदरगाह के बारे में देखते हैं। नन्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। जैसे ऐसे मुंबई बंदरगाह में हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भार हो जाता था मुंबई बंदरगाह पर। तो उस भार को कम करने के लिए नन्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र में ही कर दिया गया। और कुछ जहाज को आपका नन्हावा शेवा बंदरगाह पर लाया जाने लगा, तो इससे मुंबई बंदरगाह का भार भी आपका कम हो गया। ये चीज था। अब इसमें देखते हैं, नन्हावा शेवा बंदरगाह आपका कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब ये खुद से बनाया गया है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया था। और ये नन्हावा शेवा को खुद के द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया, तो इसे कृत्रिम बंदरगाह बोला गया है। अब नन्हावा शेवा बंदरगाह का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको JLPT के नाम से भी जाना जाता है। JLPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। नन्हावा शेवा बंदरगाह को आधुनिकतम बंदरगाह कहा जाता है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो नन्हावा शेवा बंदरगाह। इसके बाद देखते हैं, इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए किया गया था, अभी जस्ट बताया इसको। इसके बाद आपका भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह कौन सा है? तो नन्हावा शेवा बंदरगाह है। मतलब बड़ा बड़ा कंटेनर अगर कोई शिप से आता है, जहाज से आता है, तो आपका नन्हावा शेवा बंदरगाह पर ही उसको लाया जाता है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह नन्हावा शेवा बंदरगाह को कहा गया है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद मार्मुगाओ बंदरगाह। मर्मुगाओ बंदरगाह है आपका मुख्य रूप से लोकेशन इसका देखिए तो गोवा में पड़ता है। गोवा में 2 नदी फेमस है, एक मांडवी है, एक आपका जुआरी नदी है। तो आपका मार्मुगाओ बंदरगाह भी गोवा में हुआ। ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? मर्मुगाओ बंदरगाह टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मर्मुगाओ बंदरगाह जो है जुआरी नदी के मुहाना पर स्थित है। मतलब एक नदी के मुहाना पर स्थित है, नदी में जुआरी नदी के मुहाना पर स्थित है। तो इससे एक सवाल आपका बनता है, नदी के एस्चुरी पर निर्मित बंदरगाह कौन सा है? तो मर्मुगाओ बंदरगाह। नदी के एस्चुरी पर निर्मित पहला बंदरगाह मर्मुगाओ बंदरगाह हुआ। अब आगे देखते हैं, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये न्यू मंगलोर आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का क्षेत्र आपका यहाँ पे पड़ जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह से ईरान को लोहा का निर्यात किया जाता है, और उस लोहा को किस खान से दिया जाता है? तो कुद्रेमुख के खान से दिया जाता है। तो ईरान को जो लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और कुद्रेमुख लौह अयस्क से किया जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो हुआ भारत का सबसे छोटा बंदरगाह हुआ। अब देखिए, इसमें छोटा बंदरगाह आपका 200 की संख्या में है, बड़ा बंदरगाह आपका 13 है। न्यू मंगलोर बंदरगाह को उससे छोटा मत डाल दीजिएगा। कहने का मतलब ये आपका हुआ कि 13 बंदरगाह हुआ, बड़ा बंदरगाह उस सब में ये आपका सबसे छोटा बंदरगाह है। इसलिए बोला जाता है कि न्यू मंगलोर बंदरगाह सबसे छोटा बंदरगाह है अन्य 12 के मुकाबले में। आई होप इसको समझे होंगे। अब देखिए, कोची बंदरगाह।
कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित है। किस पर स्थित है? तो लैगून पर निर्मित है। अब लैगून हुआ, लैगून क्या है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं। जैसे लैगून हुआ, समुद्र के किनारे बने झील को लैगून के नाम से जाना जाता है। जो समुद्र के किनारे झील बन जाता है उसी को लैगून कहा जाता है। जनरली ऐसे झील जो स्थल पर बनता है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हो और बीच में जल हो और उस जल का पानी कभी मतलब नहीं सूखता हो, उसको झील कहा जाता है। लेकिन आपका समुद्र के किनारे जो झील बन जाता है उसको लैगून नाम से दिया जाता है। तो ये आपका लैगून हुआ। अब सबसे बड़ा शिप यार्ड वाला बंदरगाह, अब देखिए कोची बंदरगाह को सबसे बड़ा शिप यार्ड वाला बंदरगाह कहा गया है। कहने का मतलब जितना भी बड़ा बड़ा शिप जो आता है वो आपका कोची बंदरगाह पर आता है, तो इसलिए सबसे बड़ा शिप यार्ड वाला बंदरगाह कोची बंदरगाह को कहा गया है। अब उसके बाद है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। अब देखिए तमिलनाडु राज्य में आपका 3 बंदरगाह है, एक एन्नौर बंदरगाह है, दूसरा चेन्नई बंदरगाह है, तीसरा आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है। तो हम इस साइड से चालू करें तो तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, उसके बाद आपका एन्नौर बंदरगाह पड़ेगा। तो ये आपका तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में हुआ और किस खाड़ी में हुआ? मन्नार की खाड़ी में है। अब यहीं पे आपका मन्नार की खाड़ी स्थित है और वहीं पे आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। अब देखिए बंदरगाह कोई है कि बहुत ज्यादा गहरा है, कोई है कि बहुत कम गहरा है। तो 13 बंदरगाह के मुकाबले में इसका गहराई सबसे कम है। ये आपका गहराई कम होने के कारण जो शिप आपका आता है तूतीकोरिन बंदरगाह पर, वो आपका भारत के तट तक नहीं आ पाता है। भारत के तट से लगभग 5 किलोमीटर पीछे ही छुप रहता है। जो भारत का तट हुआ ना, भारतीय राज्य, इससे 5 किलोमीटर कोई भी बड़ा बड़ा जहाज जो आता है वो पीछे ही खड़ा हो जाता है, ये गहराई कम होने की वजह से। अब यहाँ से सामान को भारत के क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए फिर छोटा छोटा जहाज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके माध्यम से बड़ा जहाज से सामान को छोटा जहाज में भर करके और भारत के तट तक तूतीकोरिन बंदरगाह तक लाया जाता है। तो आपका कम गहरा होने के कारण इसे छिछला बंदरगाह भी कहा जाता है। यही आपका तूतीकोरिन का क्षेत्र जो होता है छिछला होता है, और छिछला करने का मतलब पानी बहुत कम हो अन्य बंदरगाह के मुकाबले में। तो इस दृष्टि से मछली मारने के लिए ये सबसे उपयुक्त बंदरगाह माना जाता है, इसलिए तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह भी कहा गया है। ये आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम, देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह का ही एक नया नाम दे दिया गया है, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या हुआ? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। नया नाम नन्हावा सेवा का जेल पीटी हुआ, कांडला का पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप नया जो है नाम उसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, हम देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु में ही है। ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है, मनुष्यों के द्वारा इसको बनाया गया है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह का अगर बात की जाए तो चेन्नई बंदरगाह होता है। ठीक है, यह खुला सागरीय बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह को खुला सागरीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आपका आता है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। जिस तरह से मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नन्हावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया, ठीक उसी प्रकार से चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया। अब एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया तो ये आपका देश का पहला निगम आधारित बंदरगाह इसको बना दिया गया। निगम कहने का मतलब इस पे टैक्स लेना चालू कर दिया गया। तो देश का पहला निगम आधारित बंदरगाह कौन सा हुआ? एन्नौर बंदरगाह हुआ। देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा हुआ? तो उसमें भी आपका एन्नौर बंदरगाह हुआ। ये आपका पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह हुआ। पहला निगम आधारित बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो वही चीज़ है, चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं इसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह। थोड़ा सा हम इसको साफ करना होगा। अब बचा आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और आपका हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह आपका कोलकाता नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया आपका जस्ट उसके बगल में है, तो आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो चलिए हम बाकी बचे आपका विशाखापत्तनम था, पारादीप और हल्दिया, और ये कोलकाता
हल्दिया था, इसको हम देखते हैं। तो ये आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह हुआ, इसका स्थिति किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। देखिए विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आपका आंध्र प्रदेश में है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और ये आपका सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह को ही माना जाता है। ये आपका अन्य 12 बंदरगाह के मुकाबला में ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापत्तनम को माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह के जस्ट आगे समुद्र में एक पहाड़ी स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज पहाड़ी। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे स्थित है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, इसलिए इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। अब समुद्र में जो आपका चक्रवात आता है तो डायरेक्ट आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह से टकराता नहीं है, और ये आपको डॉल्फिन नोज पहाड़ी है उससे चक्रवात टकराते हैं और विशाखापत्तनम बंदरगाह को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए विशाखापत्तनम बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। ये आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका प्राकृतिक द्वारा निर्मित किया गया बंदरगाह है, इसे मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। अब आगे देखते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? एक पारादीप आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह भी आपका कुछ चीज के लिए फेमस है, जैसे चावल के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह फेमस है? तो पारादीप बंदरगाह फेमस है। अब जैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के कटक में स्थित है, और उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित होने के कारण ये पारादीप बंदरगाह जो है चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका भारी जल के आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे तलचर आपका एक है, भारी जल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा का तलचर क्षेत्र जो है भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पारादीप बंदरगाह को भारी जल के आयात निर्यात के लिए भी बंदरगाह माना जाता है। तो भारी जल के आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी के लिए भी आपका प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो ये आपका इसलिए आपका कुछ इंपोर्टेंट पड़ जाता है। अब इससे एक चीज और आता है आपका, भारत के किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो उड़ीसा बंदरगाह से भारत जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब जो लौह अयस्क जो मिलता है उड़ीसा को, मतलब या आपको जापान को दिया जाता है, तो भारत के किस राज्य से दिया जाता है? तो झारखंड और उड़ीसा से दिया जाता है। तो आपका ऐसी समझ में आ जाएगा, उड़ीसा पारादीप बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, और वो लौह अयस्क भारत के किस राज्य से दिया जाता है? तो झारखंड और उड़ीसा से दिया जाता है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। इसके बाद आपका पारादीप बंदरगाह को सर्वाधिक खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक भरपूर मतलब आपका क्षेत्र माना जाता है। खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक भरपूर क्षेत्र आपका पारादीप बंदरगाह को माना जाता है। ऐसा इसलिए कि झारखंड और उड़ीसा सबसे ज्यादा खनिज संपदा के मामले में अग्रणी राज्य है, वहां पे खनिज संपदा बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए पारादीप बंदरगाह को खनिज संपदा की दृष्टि से भरपूर बंदरगाह भी कहा गया है। अब ये आपका पारादीप बंदरगाह हुआ, हर मौसम में काम कर लेता है, या आपका ठंडी हो या गर्मी हो या जाड़ा हो या वर्षा हो, सब मौसम में आपका पारादीप बंदरगाह काम कर लेता है। तो इसलिए आपको इसको बोला जाता है सभी मौसम में काम करने वाला बंदरगाह अन्य बंदरगाहों में कौन होता है? तो पारादीप बंदरगाह होता है। अब देखते हैं कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और ये आपका नदी पर निर्मित पहला बंदरगाह है। एक हम लोग पढ़े एस्चुरी पर निर्मित जो आपका मर्मुगांव बंदरगाह है, एक लैगून पर निर्मित कोची बंदरगाह था, सॉरी ठीक है कोची बंदरगाह था। इसके बाद आपका नदी पर निर्मित कलकत्ता बंदरगाह हुआ, और नदी में कौन नदी पर स्थित है? तो आपका हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह का निर्माण किस नदी पर किया गया? हुगली नदी पर किया गया है, ठीक है। इसलिए कोलकाता बंदरगाह को नदमुख बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नदमुख बंदरगाह, नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह को नदमुख बंदरगाह कहा गया है। तो ये कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हल्दिया बंदरगाह। एक कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह है, ये अलग से नहीं है, ये आपका कोलकाता बंदरगाह में ही शामिल है।
तो हल्दिया बंदरगाह राज्य अगर पूछ देता है तो कोलकाता में स्थित है। ये कोलकाता की सहायक बंदरगाह है। ये आपका इसका निर्माण 2010 ईस्वी में कर दिया गया था। अब आगे आते हैं आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह था, वो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। किस खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान का क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है रोयल। इससे कुछ उतना खासियत नहीं है, इसलिए इसका कोई स्पेशल तथ्य नहीं बताया गया है। ये था। अब देखिए प्राकृतिक बंदरगाह और आपका कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम कहने का मतलब मनुष्यों के द्वारा बना दिया गया है। प्राकृतिक कहने का मतलब प्रकृति के द्वारा बन गया है, खुद से तैयार हो गया है। फिर वहां पे आपका एक बंदरगाह बना दिया गया जिसमें आयात निर्यात या फिर आपका आयात निर्यात ही किया जाता है। ये चीज था आपका। तो कृत्रिम बंदरगाह में आपका मुख्य रूप से 3 बंदरगाह है। एक नन्हावा सेवा बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, आपका चेन्नई बंदरगाह है। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बड़े बंदरगाहों के बारे में पढ़े। आप खुद से देख सकते हैं कि आपको जो तथ्य मिलना चाहिए था इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट को इसमें दर्शाया गया है। अगर आप इसको अच्छा से देखते हैं और एक नोट्स की तरह उसको पढ़ते हैं तो आई होप इससे संबंधित क्वेश्चन, बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में छोटे बंदरगाह है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उससे जो संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे मुख्य रूप से एलेपी बंदरगाह हो जाता है, धामरा बंदरगाह होता है, दहेज बंदरगाह होता है और भी कुछ कुछ हो जाता है। तो हम कोझिकोड बंदरगाह भी उसी में आ जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।